Hello friends, welcome to the Indra English Academy, a academy where you learn English। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल सही, आज का टॉपिक नाउन ही है। लेकिन एक मिनट, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप नाउन को अच्छे से समझना चाहते हैं, पूरे व्यवस्थित समझना चाहते हैं, तो आप इस नाउन के पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर पार्ट 2 पर आइएगा। तो ये है नाउन का टॉपिक 2, नाउन टॉपिक पार्ट 2। तो चलिए एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं फटाफट कुछ ही मिनटों में कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ नाउन से, नाउन के टाइप्स से। तो चलिए देखते हैं। तो नाउन, जिसे हिंदी में अपन संज्ञा कहते हैं, तो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम बताता है। एग्जाम्पल राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। सिंपल भाषा में नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन को पूरा समझने के लिए हम लोगों को उसके चारों डायमेंशंस को पढ़ना होता है। नाउन के प्रकार, काइंड, नाउन जेंडर, नाउन केस, नाउन नंबर। तो लास्ट क्लास में हमने नाउन के टाइप्स को पढ़ लिया था, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं नाउन के टाइप्स का। तो फाइव टाइप्स जो नाउन के, जो सभी लोगों को पता है। प्रॉपर, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जिसे हम प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या यही टाइप है? नहीं, मॉडर्न इंग्लिश केवल 2 टाइप को मानती है। पहला है कॉन्क्रीट नाउन, जिसे मूर्त संज्ञा माना जाता है, मतलब जिसे देखा, छुआ जा सकता है। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अमूर्त, माफ कीजिएगा यहाँ मूर्त लिखा है, अमूर्त संज्ञा, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। और एक अंतिम क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने कि या तो नाउन काउंटेबल होते हैं या नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, जो गणना योग्य होते हैं, जो काउंटेबल्स होते हैं। और जो अनकाउंटेबल होते हैं, जो अगणना योग्य, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, जो अगणना योग्य होते हैं, अनकाउंटेबल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में पढ़ते हैं नाउन जेंडर के बारे में, नाउन नंबर के बारे में और नाउन केस के बारे में। तो आइए समझते हैं कि नाउन जेंडर के रूप में क्या होता है। इन 4 डायमेंशंस को पढ़ने के बाद ही अपन बोल सकते हैं कि नाउन जो है हमको अच्छे से आ गया है। तो चलिए समझते हैं कि नाउन जेंडर क्या होता है। तो यू नो दैट लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर द मेल और द फीमेल। मतलब हम सभी जानते हैं कि जितने भी सजीव चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो या तो मेल है या तो फीमेल है। अब नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब अपन कुछ वर्ड को कंपेयर करते हैं इन पेयर्स को, जो ये पेयर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि जेंडर क्या होते हैं। पहला पेयर आप देखेंगे बॉय एंड गर्ल, दूसरा देखेंगे लॉयन एंड लॉयनेस, तीसरा देखेंगे हीरो एंड हीरोइन। व्हाट डू यू नोटिस? अब आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया होगा? देखिए बताता हूँ मैं, आपने क्या नोटिस किया होगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर, है ना, जो पहला शब्द हर पेयर का है, वो आप देखेंगे इज द नेम ऑफ मेल। मतलब द वर्ड ऑफ ईच पेयर, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ मेल एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ फीमेल। अब समझते हैं जो नाउन के जेंडर 4 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो हम चारों टाइप को डिटेल में समझेंगे और एक एंड में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जेंडर रिलेटेड ही। तो पहला होता है मस्कुलिन जेंडर। अब मस्कुलिन जेंडर को अपन क्या कहते हैं समझिएगा कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ मस्कुलिन जेंडर। अब देखो बात को समझना कि जो संज्ञा नर को दर्शाता है वह पुल्लिंग है। मतलब जो भी नाउन के दे, जिस नाउन को पढ़ने से पता चले कि ये नर है या मेल है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है फेमिनिन। अब फेमिनिन जो होता है, बेसिकली इसे हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है? तो आइए समझते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। मतलब जो संज्ञा मादा या स्त्री को दर्शाए वह स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है। बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब मेल मस्कुलिन और फीमेल फेमिनिन। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे गर्ल, लॉयनेस, हीरोइन एक्सेट्रा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे जेंडर की तरफ, तीसरा टाइप की तरफ, कॉमन जेंडर।
कॉमन जेंडर का मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कॉमन है मतलब या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। तो अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, मतलब जो संज्ञा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग हो उसे उभयलिंग या कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चाइल्ड देख सकते हैं आप, स्टूडेंट एक गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है ना, बेबी, एनिमी, एक्सेट्रा। और लास्ट जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है समझना, अ नाउन दैट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, मतलब ये एक तो याद रखना इंपॉर्टेंट कि ये निर्जीव होते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इज सेड टू बी ऑफ अ न्यूट्रल जेंडर। अब देखो समझना, जो संज्ञा न नर है न मादा है ना, मतलब ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, वह नपुंसकलिंग है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, चेयर, कार, टेबल, एक्सेट्रा। इनको आप कह ही नहीं सकते कि चेयर फीमेल है या मेल है, ये निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मॉडर्न इंग्लिश के रूल में आपको ध्यान रखना होगा कि इन मॉडर्न इंग्लिश जेंडर डिपेंड ऑन सेक्स, मेल और फीमेल, नॉट ऑन द फॉर्म ऑफ वर्ड, मतलब डिपेंड करता है जेंडर मेल और फीमेल के ऊपर, ना कि फॉर्म ऑफ वर्ड के ऊपर। आधुनिक अंग्रेजी में लिंग का निर्धारण सेक्स से होता है, न कि शब्द के रूप से होता है। बात को बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा एक पर्सोनिफिकेशन एक टर्म है, इसके रिलेटेड क्या है मैं समझाऊंगा। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम मानवीयकरण कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि निर्जीव वस्तु भी होते हैं, उनको जीवित मानकर नर या मादा बताया जाता है, तो इसे मानवीयकरण कहते हैं। मतलब जैसे चेयर है, अब चेयर को मैंने बोल दिया कि ये चेयर डांस कर रही है, तो उसमें एक मानवीय क्वालिटी डालती, तो वो मानवीयकरण है। तो समटाइम्स नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड लाइक लिविंग बींग्स, मेल और फीमेल, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अभी मैंने पर्सोनिफिकेशन यहाँ क्यों समझाया, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि मैंने यहाँ क्यों समझाया, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पोएट क्या करते हैं, कभी कभी जेंडर को, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को मानवीयकरण करते हैं, तो उस टाइम पे वहां पर वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे मान लो आप अर्थ को कहते हो तो अर्थ घूमती है, अब अर्थ तो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स, हाँ लिविंग थिंग्स है वो, लेकिन एक मेल और फीमेल तो नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं, उसके नेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो समझते हैं अपन, मस्कुलिन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। अब मस्कुलिन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो सम ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज अ मस्कुलिन बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ और पावर, मतलब कुछ वस्तुओं को उनकी शक्ति या बल के कारण पुल्लिंग माना जाता है, जैसे सन और ये मतलब रूट, जैसे जो मेल की क्वालिटीज होती है ना, अगर वो उस चीज के अंदर क्वालिटी है तो उसको मस्कुलिन मानते हैं। जैसे आप देखोगे सूर्य, अब सूर्य एकदम तीखा है, तेवर वाला है तेरा, है ना, टाइम जो है वो भी फटाफट चलता है, किसी के लिए वेट नहीं करता, डेथ क्रूर है एकदम, तो ये सब क्वालिटी किसकी होती है, मस्कुलिन की, फीमेल की। तो जो क्वालिटी उनकी शो करता है उसके अकॉर्डिंग उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं। अब माफ कीजिएगा, यहां पर ये मस्कुलिन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट लिखा है, इसकी जगह फेमिनिन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स है ना, फेमिनिन, ध्यान रखिएगा। सम ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज अ फेमिनिन बिकॉज ऑफ ब्यूटी और सॉफ्टनेस, कुछ वस्तुएं उनकी सुंदरता और कोमलता के कारण स्त्रीलिंग मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मून, अब मून की सुंदरता की बात करते हैं तो सुंदरता की बात किसकी होती है, स्त्रीलिंग की होती है, इसलिए वो जो क्या हो जाता है, फेमिनिन जेंडर के अंदर हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को अगर अपन पर्सोनिफाई करते हैं तो उसको कैसे मानते हैं, वो मेल है या फीमेल है, उनकी क्वालिटी देखते हैं, उनका नेचर देखते हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मीन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वस्तु या चीज है। स्ट्रेंथ और पावर होगी तो मस्कुलिन, और ब्यूटी और सॉफ्टनेस होगी तो वो फेमिनिन है। ठीक है, तो आई होप आपको नाउन जेंडर क्लियर हो गया होगा। मैंने पर्सोनिफिकेशन वाला कंसेप्ट इसलिए बताया क्योंकि आप लिटरेचर के अंदर इसका बहुत यूज होता है और एग्जामिनर भी कभी कभार यूज कर लेता है, तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो मैंने उसको आपको बता दिया। अगली बात करते हैं नाउन नंबर। नंबर, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है, तो नंबर शोज वेदर अ नाउन इज वन और मोर देन वन, मतलब नंबर ये बताता है कि नाउन एक है या एक से अधिक है। नंबर बताता है नाउन एक है या एक से ज्यादा है। सिंगुलर जिसको अपन कहते हैं वन, एक वचन जैसे बॉय, बुक, लड़का, किताब, है ना। और प्लूरल, प्लूरल किसको कहते हैं, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बॉयज, लड़का, लड़के, लड़का नहीं बोलेंगे, फिर लड़के बोलेंगे। बुक्स, एक किताब नहीं बहुत सारी किताबें तो बुक्स हो जाएगी। बात समझ में आ गया आपको, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि सिंगुलर किसको कहते हैं, प्लूरल किसको कहते हैं। अब देखो रूल्स, अपन बात करते हैं रूल्स को कि हाउ, देखो अपन अब बात करते हैं रूल्स की, तो रूल्स देखेंगे हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड। द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू सिंगुलर एस, जैसे पेन सिंगुलर है उसमें जनरली एस जोड़ के पेन्स बना दिया, डेस्क सिंगुलर है उसमें जनरली डेस्क बना दिया, डेस्क बना दिया, बुक है तो बुक का बुक्स बना दिया। अब दूसरा रूल ध्यान समझेंगे, बट नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, सॉफ्ट क्यों लिखा है आगे बताऊंगा, और एक्स फ्रॉम
फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग es टू द सिंगुलर। एस समझना जैसे ध्यान से, जैसे क्लास का लास्ट में एस आ रहा था, क्लासेस हो गया। किस आ रहा था, किसेस हो गया। डिश एसएच आ रहा था, डिशेस हो गया। ब्रश आ रहा था, ब्रशेस हो गया। मैच आ रहा था, मैचेस हो गया। वॉच आ रहा था, वॉचेस हो गया। आप वर्ड को नोटिस कीजिएगा, सी एच सॉफ्ट क्यों लिखा है मैं आगे बताऊंगा। ब्रांच का ब्रांचेस हो गया, टैक्स का टैक्सेस हो गया। अब देखो सी एच वाला रूल क्या होता है, मैंने सॉफ्ट क्यों लिखा है, तो देखो समझना, इंग्लिश के अंदर भले सी एच आ रहा है लेकिन कभी वो क के रूप में आता है, कभी वो च के रूप में आता है। जैसे सी एच मान लो सी एच आ रहा है स्पेलिंग में और वहाँ साउंड आ रहा है क का, तो वहाँ पर आप सिर्फ एस ही लगाएंगे। लेकिन आप सी एच देख रहे हैं और वहाँ साउंड आ रहा है च का, तो आप वहाँ पर ई एस लगाएंगे। इसके इस पे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मोनार्च नहीं पढ़ते, मोनार्क पढ़ते हैं तो मोनार्क्स हो गया। स्टोमच नहीं पढ़ते, स्टोमक पढ़ते हैं तो स्टोमक्स हो गया। अब यहाँ पर जैसे देखो चर्च तो चर्चेज हो गया, मैच तो मैचेस हो गया। आई होप आपको सी एच वाला रूल भी क्लियर हो गया होगा। तो इस रूल को आप वापस एक बार समझिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखो थर्ड, मोस्ट नाउन एंडिंग्स इन ओ also form the plural by adding es to singular as। मतलब लास्ट में ओ लगाने से, मतलब जिसके लास्ट में ओ आ रहा हो उसमें भी ई एस लगा के अपन उसका क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे अधिकतर नाउन जो ओ पर खत्म होते हैं उन्हीं में ई एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे बफेलो, तो बफेलो में ओ से एंड हो रहा है तो बफेलोज हो गया। मैंगो में ओ से एंड हो रहा है तो मैंगोज हो गया। उसके बाद आप देखोगे हीरो तो हीरोज हो गया, है ना। यहाँ पर एक वचन बहुवचन की बात हो रही है ना, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की बात हो रही है। आप सोचे हीरो का हीरोइन क्यों नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं। पोटेटो ओ से एंड हो रहा था, पोटेटोज हो गया। कार्गो ओ से एंड हो रहा था, कार्गोज हो गया। इको, इको भी क्या हो रहा था, ओ से एंड हो रहा था तो इकोज हो गया। अब वॉल्केनो, वॉल्केनो भी ओ से एंड हो रहा था तो वॉल्केनोज हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अब फ्यू नाउन एंडिंग इन ओ, लेकिन कुछ बात ध्यान रखनी है आपको, ये चीज़ याद रखनी पड़ती है कि कुछ नाउन जो है एंडिंग इन ओ मोरली एड एस, मतलब ऐसे कुछ नाउन भी हैं जो ओ पर खत्म होते हैं लेकिन फिर भी, मतलब जैसे ई एस लगता है लेकिन फिर केवल उनमें एस ही जुड़ता है। मतलब मैंने क्या बोला, ओ से एंड हो रहा तो ई एस लगेगा, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं, वो कुछ ही होते हैं जो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, उनमें ओ से खत्म होने के बाद भी उसके पीछे एस लगता है। जैसे डायनामो का डायनामोज हो गया, सोलो का सोलोज हो गया, रेशो का रेशोज हो गया, है ना। कैंटोस का कैंटोज हो गया, मेमेंटो का मेमेंटोज हो गया, क्वाट्रो का क्वाट्रोज हो गया, पियानो का पियानोज हो गया, फोटो का फोटोज हो गया, स्टेरो का स्टेरोज हो गया, किलो का किलोज हो गया, है ना। लोगो का लोगोज हो गया, कमांडो का कमांडोज हो गया। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है, ओ होने के बाद भी एस से एंड एस लगता है इसमें। ठीक है, अब देखो नाउन एंडिंग इन वाई, मतलब लास्ट वर्ड, नाउन का लास्ट वर्ड क्या होगा, वाई। अब उसमें दो कंडीशन होती है, तो लास्ट वर्ड वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब लास्ट वर्ड तो वाई है और उसके पहले वाला जो लेटर है वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो y किस में बदल जाएगा, y बदल जाएगा i में और साथ में es लगा देगा। लेकिन अगर y के पहले वोवेल आता है, क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, y के पहले वोवेल लेटर आता है तो सिर्फ s जुड़ेगा, है ना। वोवेल देखो y के पहले वोवेल हुआ तो सिर्फ एस जुड़ेगा, लेकिन y के पहले कॉन्सोनेंट हुआ तो y आई में बदलेगा और अपने साथ ई एस लाएगा। अब देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, वोवेल वाले भी समझा देता हूँ और कॉन्सोनेंट वाले भी समझा देता हूँ। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर बॉय आ रहा है तो बॉय के पहले क्या है, ओ, ए ई आई ओ यू, ओ कॉन्सोनेंट है तो सीधा एस लगा दिया। उसी प्रकार डंकी, है ना, डी ओ एन के ई वाई, अब वाई के पहले ई, ए ई आई ओ वोवेल में आ रहा है तो डंकीज हो गया। तो आई होप वोवेल वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कॉन्सोनेंट्स देखिए आप, बेबी, बी ए बी वाई, अब वाई के पहले बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, तो वाई की जगह आई आ जाएगा और पीछे क्या लगेगा, ई एस, तो बेबी का बेबीज हो गया। कंट्री में भी सेम कंसेप्ट है तो कंट्री का वाई हट गया, आई लगा और ई एस, कंट्रीज हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ रूल समझते हैं, नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंजिंग इनटू वी ई एस, मतलब जो एफ है वो वी ई एस में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ से एंड हो रहा है तो एफ हट जाएगा और उसकी जगह वी ई एस लगा देना है। तो जो कुछ फॉलोइंग नाउन्स हैं जिसको अपन एफ या एफ ई से एंड होते हैं और देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी, और उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। अब आप नीचे दिए गए जो नाउन्स हैं उसको आप याद ही कर लीजिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, समझते हैं कि नीचे दिए गए जितने भी नाउन हैं वो एफ और एफ ई से एंड हो रहे हैं और उनमें एफ और एफ ई से खत्म हो रहे हैं और उनमें एफ और एफ ई को हटाकर अपन वाई लगाएंगे और साथ में ई एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटाकर क्या लिखेंगे, वी, और उसमें पीछे ई एस लिखेंगे। अब याद रखना ऐसे केवल और केवल 13 शब्द ही हैं,
इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। पहला जैसे लीफ है, देखो मान लो अब LEF है, लास्ट में F से एंड हो रहा है, तो F किस में बदल जाएगा, V में, और क्या जुड़ेगा, ES, तो LEA, F हट गया, V आ गया, और ES, तो लीव्स हो गया। उसी प्रकार से आप देखोगे थीव, थीव्स हो गया, वाइफ, वाइव्स हो गया, नाइफ, नाइफ्स हो गया। तो ये मैं जो 13 वर्ड्स बोल रहा हूँ इसको आपको याद रख लेने हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन वो उनका रूप चेंज हो जाता है, वो वर्ब के रूप में या उसकी तरफ यूज होते हैं। नाउन के रूप में यूज होने वाले 13 ही हैं। अब जैसे काफ का काव्स हो गया, हाफ का हाव्स हो गया, लोफ का लोव्स हो गया, सेल्फ का सेल्व्स हो गया, इल्फ का इल्फ्स हो गया, परी जिसको कहते हैं हिंदी में, शेल्फ का शेल्व्स हो गया, शेफ का शीफ का सॉरी शेफ्स हो गया, लाइफ का लाइव्स हो गया, वुल्फ का वुल्फ्स हो गया। अब देखो स्पेशल केस फॉर बोथ एस और ईएस। अब कुछ ऐसे स्पेशल केस भी होते हैं जिसमें एस भी लग जाता है और ईएस भी लग जाता है। अब जैसे जो ये शब्द ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको, द नाउन ड्रॉफ, हुफ, स्कार्फ एंड वर्ब टेक आइदर एस और ईएस इन द प्लूरल। अब आप ड्राफ, हुफ, स्कार्फ और वर्ब जैसे शब्दों में आप एस भी लगा सकते हो और वीएस भी लगा, जैसे एग्जांपल आप ड्राफ्ट्स भी लिख सकते हो और ड्राफ्ट्स भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ अदर एंडिंग वर्ड भी हैं जो एफ और एपी से ऐड होते हैं और एस ऐड होता है उसमें, जैसे चीफ, चीफ्स हो गया, गल्फ आप देखोगे गल्फ्स हो गया, सेफ, सेफ्स हो गया, प्रूफ, प्रूफ्स हो गया, है ना। उसके बाद क्लिफ जो है वो क्लिफ्स हो गया। उसके बाद आप देखोगे हैंकर चीफ है तो हैंकर चीफ्स हो गया। तो ये जो एफ और एफ ई वाला कंसेप्ट है इसमें वो 13 शब्द आपको याद रख लेने और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लिख के आपको याद हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जो होते हैं चेंज इन सेंट्रल प्रोपोर्शन, इनको म्यूटेशन इन नाउन कहते हैं। जैसे MEN का MEN हो गया, वुमन का इसको, अब इसको वुमेन नहीं पढ़ेंगे, इसको विमेन पढ़ते हैं, विमेन, है ना, वुमन का विमेन, फूट का फीट। अब देखो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, शब्द के अंदर बदलाव करके उसका नया रूप बनाना, खास करके लिंग बदलने के लिए होता है। म्यूटेशन ऑफ नाउन क्या होता है, वर्ड के अंदर बदलाव करना और खास कर ये नाउन में ही होता है, ठीक है। अब देखो कुछ जो होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। जैसे आप प्रॉपर नाउन की बात करो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करो, अनकाउंटेबल नाउन की बात करो, किसी डिसीज की बात करो, जैसे आप रिकेट्स की बात करोगे, यहाँ पर आप बात करोगे मम्स की बात करोगे, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। मतलब कोई भी डिसीज का नाम आए, चाहे किसी प्रकार की बीमारी का नाम है, वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। गेम्स भी आप कोई भी, जैसे बिलार्ड्स एक गेम है, कोई भी गेम हो गया वो भी सिंगुलर ही रहेगा। और एक ड्रग्स लिखा हो मैंने सूखा, इसका मतलब हमेशा भी ये क्या होंगे, सिंगुलर में ही रहेंगे। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, जैसे पुलिस। अब आपको पुलिस सिंगुलर है नहीं, पुलिस एक अकेले व्यक्ति को नहीं कहते, पूरी पुलिस की टीम, उसको पुलिस ही कहते हैं अपन, पुलिस, है ना। उसके बाद प्यूपिल, लोगों के झुंड, प्यूपिल दिख सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल। उसके बाद चिल्ड्रन आप देख सकते हैं, क्लर्जी जिसको पादरी कहते हैं अपन, वो कैटल देख सकते हैं जिसको अपन जो जानवर होते हैं चरने वाले उनको कहते हैं। अब सीजर्स, अब देखो सीजर जो होती है वो पेयर में होती है, जितनी भी चीज पेयर में होती है वो हमेशा प्लूरल ही होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जीन्स, ट्राउजर, पैंट, शॉर्ट, ये सब दो पेयर होते हैं, मतलब 2 पेयर होते हैं, इसलिए सिंगुलर ही होते, प्लूरल ही होते हैं, माफ कीजिएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ जाओगे कि हमेशा सिंगुलर कौन से रहते हैं और हमेशा प्लूरल कौन से रहते हैं। तो लास्ट जो आज का टॉपिक का पार्ट है नाउन केस के रूप में, उसको अपन समझेंगे। द ग्रामेटिकल रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड केस। अब देखो वाक्य में संज्ञा की व्याकरणिक भूमिका क्या होती है, कारक क्या होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, केस कहते हैं। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे नॉर्मेटिव केस। नॉर्मेटिव केस क्या होता है कि जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करे सेंटेंस में तो वो नॉर्मेटिव केस हुआ। एग्जांपल, द टीचर इज इन द क्लास, टीचर का है, क्लास के अंदर है। अब यहां पर मेरी टीचर्स अ क्लास, मेरी क्या करी, क्लास को पढ़ा रही है, तो यहां पर दोनों द टीचर और मेरी दोनों यहां पर कर्ता सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव केस। और आपको नॉर्मेटिव केस को पता करने के लिए वर्ब से पहले, वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से पहले व्हाट या हु से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। आपको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने बेसिक सेंटेंस पैटर्न में पढ़ा रखा है, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मतलब नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो। एग्जाम्पल, राम टोल्ड अ स्टोरी, तो राम टोल्ड व्हाट, तो अ स्टोरी। अब आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वर्ब के बाद व्हाट या होम या बाय होम से क्वेश्चन करने पर आने वाला आंसर ऑब्जेक्ट होता है। अब मॉडर्न इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ये एग्जीक्यूटिव केस कहलाता है। कौन सा केस कहलाता है, एग्जीक्यूटिव केस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अब देखो एग्जीक्यूटिव केस और एक डेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस के ही पार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव केस क्या होता है, नाउन यूज एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो जब व्हाट और हुम दोनों से आंसर आ जाता है ना, तो दोनों से आंसर आ गया तो 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो अब उस सिचुएशन में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आंसर आ जाए तो एग्जीक्यूटिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस को एग्जीक्यूटिव केस क्यों कहते हैं, जहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे राम गेव अ बॉल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर होता है, राम गेव व्हाट, तो अ बॉल,
है ना, और जहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अब दूसरा डेटिव केस, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लास्ट सेकंड ग्रेड का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एग्जाम लिया था, उस एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था डेटिव केस किसको कहते हैं। तो 99% बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, क्योंकि सब एग्जीक्यूटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं। डेटिव केस किसी के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो डेटिव केस क्या होता है कि जब नाउन यूज हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्वियसली उस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट नजर आएंगे आपको। एग्जाम्पल, आई गेव हरी अ बोल, तो आई गिव व्हाट, बोल, तो बोल तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो तो हो गया एग्जीक्यूटिव केस। और आई गिव होम, तो हरी, तो यहां पर होम या टू होम का आंसर जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा, डेटिव केस। उसी प्रकार थर्ड है प्रेडिकेटिव केस। तो क्या होता है, नाउन यूज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या होता है, तो आप बेसिक सेंटेंस पैटर्न वाली क्लास देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं भी थोड़ा बेसिक बता देता हूं। राम इज अ डॉक्टर, तो राम और डॉक्टर, राम ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही राम है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताए, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है ना। जो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताए वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब बात करते हैं अपन अपोजिटिव केस। अब अपोजिटिव केस क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन, मतलब एक नाउन के बाद जस्ट दूसरा नाउन हो जाए। जैसे एग्जांपल, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। अब महात्मा गांधी भी नाउन है और द फादर ऑफ नेशन भी नाउन है, तो यहां पर नाउन के बाद नाउन हो गया, तो ये अपोजिटिव केस हो गया। उसी प्रकार 5th नंबर बात करें तो जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस। इसमें ऑफ या एपोस्ट्रोफी लगता है। जैसे टॉम्स कार, कार किसकी, टॉम की, पोजीशन शो हो रहा है ना कि टॉम्स की कार है, तो ये पॉजिटिव केस हुआ। और वोकेटिव केस क्या होता है, जिसमें अपन संबोधन बताते हैं। जैसे किसी को बुलाना होता है संबोधन, जैसे टॉम कम हियर, तो टॉम को क्या किया, संबोधन किया, तो यहां पर वो वोकेटिव केस है। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। जेंडर, लिंग। अब जेंडर क्या होता है कि जेंडर शो मेल फीमेल बोथ, या तो शो करेगा मेल या फीमेल या बोथ को, या फिर नाइदर ऑफ जेंडर, है ना। नर मादा, या तो नर को बताएगा, मादा को बताएगा, या दोनों को बताएगा, या दोनों में से किसी को भी नहीं बताएगा। टाइप क्या होते हैं, तो मस्क्यूलिन मेल नर, फेमिनाइन फीमेल मादा, कॉमन जो बोथ होता है, और न्यूट्रल जो दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा नंबर वचन। तो नंबर्स शोज 1 और मोर, मतलब नंबर वचन बताते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है, एक है या एक से अधिक है। तो टाइप्स क्या होते हैं, सिंगुलर 1 जिसको अपन एक कहते हैं, और प्लूरल अपन कहते हैं मोर देन 1 जिसको अपन एक से अधिक कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, बॉय का बॉयज, बुक, बुक का बुक्स। ठीक है, और लास्ट जो अपन ने पढ़ा केस, कारक, जो संज्ञा के कारक होते हैं, संबोधन किसको कहते हैं अपन। तो केस शो द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन का क्या रोल है उस सेंटेंस में वो बताता है। केस, कारक वाक्य में संज्ञा की भूमिका को बताते हैं। अब जो मुख्यतः केस होते हैं उनको एक बार देख लीजिए शॉर्ट में। नॉर्मेटिव आपको पता है, सब्जेक्ट की तरफ, करते की तरह, कर्ता की तरह यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस जिसमें ऑब्जेक्ट कर्म की तरफ यूज होगा। पॉजेसिव केस जिसमें ऑनरशिप संबंध की तरफ यूज होगा। और जो अंतिम है वोकेटिव, उसमें संबोधन होगा। जैसे राम कम हियर, तो राम को क्या कर रहे हो आप, संबोधन करके बुला रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।